स्वच्छता को महत्व देना प्रारंभ करें। तो मैं धन्यवाद देती हूँ सर का कि ऐसी परिस्थिति में भी उन्होंने अपना संदेश हम तक पहुँचाया। And now I would like to invite Dr. Shubhra Sharma ma'am, Assistant Professor, Department of Geography, Banaras Hindu University. She is an avid researcher with more than 25 publications and research papers published in various national and international journals related to climate and earth sciences. Her significant research work has been on the various topics such as various climate related topics such as paleo floods in western Himalaya and their climate implications, geo-environmental consequences of obstructing the Bhagirathi River, climate implications of glacial advances from southern Ladakh range, investigating the sensitivity of glaciers to climate variability, environmental implications of Pancheshwar Dam in Uttarakhand, current understanding of the floods in the Himalayan region and their social implication, Holocene extreme hydrological events and their climatic implications, and etc. So now I invite Dr. Shubhra Sharma ma'am to please enrich participants with your views on the topic. Over to you, ma'am. Thank you very much for such a fine introduction और very good afternoon सभी लोगों को। और मैं ऑर्गेनाइजर्स का बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया आप सब लोगों से बात करने का। मैं हिमालय में पिछले 5-6 सालों से काम कर रही हूँ इसकी नदियों को समझने के लिए, इसके ग्लेशियर्स को समझने के लिए, और जितना भी मैं समझ पाई हूँ वो आज मैं आप लोगों से साझा करूँगी। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर कर देती हूँ आपके साथ। तो आज मैं ऑफ कोर्स हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं। हिमालय में एक जो इंस्टीट्यूट है उससे हम जुड़े हुए हैं, तो ऑफ कोर्स मैं हिमालय की बात करूंगी। उसका जो एक अपना एक नेचुरल जियोलॉजिकल सिस्टम है, जियोमोर्फोलॉजी है, क्लाइमेट है, थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड देना चाहूंगी और फिर मैं क्लाइमेट चेंज पे आना चाहूंगी और लोगों पे आना चाहूंगी, क्योंकि जब भी हम क्लाइमेट चेंज की बात करें या हिमालय की बात करें, बिना लोगों के ये टॉपिक कंप्लीट नहीं होता है, चाहे वो एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस की तरह हो या नेगेटिव इन्फ्लुएंस की तरह। तो मैं उस बारे में भी कुछ मैं बात करना चाहूंगी। जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, जैसा आई थिंक आप में से बहुत लोग समझते भी हैं इस चीज को, हम ये जो चेंज है एक हम एवरेज बेस लाइन से कैलकुलेट करते हैं, और ये एवरेज बेस लाइन जो ज्यादातर मॉडर्न डेटा के कॉन्टेक्स्ट में हम 30 साल का एवरेज लेते हैं, ये एक नेचुरल बेस लाइन मानी जाती है, क्योंकि अभी जैसे डॉक्टर ज्वाल भी अपनी प्रेजेंटेशन में बता रहे थे, क्लाइमेट के अपने नेचुरल साइकिल्स हैं, ग्लेशियर्स और इंटरग्लेशियर्स के, उसमें भी फर्दर वेरिएबिलिटीज हैं। जो एक नेचुरल साइकिल है, वो सूरज उसको इन्फ्लुएंस करता है, ग्रीन हाउस गैसेज उसको इन्फ्लुएंस करती हैं, उससे हम अब कहाँ आगे पीछे जा रहे हैं, उस चेंज को जब हम मापते हैं तो हम क्लाइमेट चेंज की हमने टर्म एक क्वाइन करी है। साथ ही साथ ये जो क्लाइमेट चेंज है कैसे इम्पैक्ट कर रहा है हमारे नदियों को, नालों को, ग्लेशियर्स को, फॉरेस्ट को, मिट्टी को, हमको खुद को, ये एक परसेप्टेबल या मेजरेबल चेंज होना चाहिए। ये भी क्लाइमेट चेंज साइंस का ही हिस्सा है, और ऑफ कोर्स लोगों की हम बात करेंगे यहाँ पे। मुझे ये लाइनें कालिदास जी की, उनकी एक बहुत ही एपिक पोएम है कुमार संभवा, जो उन्होंने 5th सेंचुरी एडी में लिखी थी हिमालय के बारे में। In the north is the king of mountains, Nagadhiraj, which extends east-west like the weighing balance of the earth. तो जब रिमोट सेंसिंग का एरा शुरू नहीं हुआ था, सैटेलाइट इमेजरीज नहीं आई थी, ये जो महान कवि हैं ये परिकल्पना कर पाए थे कि हिमालय का एक्सटेंट बहुत ज्यादा वाइड है और उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है अगर हम जनजीवन की बात करें इस धरा के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर। और जब हम इस बैलेंस की बात करते हैं, इस वेइंग बैलेंस की बात करते हैं, तो मुझे कैलाश पर्वत की याद आती है। ये हिंदूज, जैनीज, बुद्धिस्ट, प्री बुद्धिस्ट, इसका धार्मिक इसका महत्व बहुत है हम सभी के लिए। ये एक फलक्रम की तरह एक्ट करता है, हमें एक याद दिलाता है, रिमाइंडर देता है। जो ये ग्रेट वेइंग बैलेंस है, 250 किलोमीटर लंबी ये माउंटेन चेन है, इसके मिडल में कहीं ये
माउंट कैलाश स्थित है, एक फलक्रम की तरह। ये हमें याद दिलाता है कि हिमालय जो है वो एक बहुत ही डेलिकेट डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही यंग माउंटेन फोल्ड चेन हम इसको बोलते हैं, बहुत ही यंग है, इसमें अभी भी अपलिफ्ट हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ जो अर्थ सरफेस प्रोसेसेस हैं, जो नदियां हैं, नाले हैं, ग्लेशियर्स हैं, वो बहुत डायनेमिक हैं और इरोजन भी कर रही हैं, इसको काट भी रही हैं। तो एक बहुत ही डायनेमिक इक्विलिब्रियम बना हुआ है रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट और रेट ऑफ इरोजन और डेग्रेडेशन के बीच में। ये डेलिकेट इसलिए क्योंकि हम इसमें थोड़ा सा भी इंटरवेंशन करते हैं तो हम इस इक्विलिब्रियम को हिलाते हैं और उसका परिणाम हम भुगतते हैं आपदाओं के रूप में। उसके ऊपर मैं और बात करूंगी प्रेजेंटेशन के एंड में भी। तो जस्ट एक बहुत ही फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस जिसको बोलते हैं, आप में से बहुत सारे लोग इस चीज को जानते भी होंगे कि एक सुपर कॉन्टिनेंट था हमारा जिसको हम पेंजिया कहते थे बहुत मिलियन साल पहले, और उससे टूटकर जो इंडियन प्लेट है वो ऑलमोस्ट 175 मिलियन ईयर्स अगो ड्रिफ्ट होना शुरू हुई एशिया और यूरोप के तरफ। और इस प्रोसेस में उसके बीच में जो टिथस सी था उसको उसने बंद किया, स्क्वीज किया, उसमें सेडिमेंट्स थे उसके बेसन में, उसको स्क्वीज किया, और फिर हमारे हिमालय की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनका निर्माण हुआ। और ये कोलिजन वैज्ञानिक बताते हैं लगभग 50 मिलियन 55 मिलियन साल पहले शुरू हुआ। और ये जो कंप्रेशन है, ये जो आपकी दो प्लेट्स का टकराव है, ये आज भी जारी है। और इसकी जो रेट ऑफ कंप्रेशन है ये यूनिफॉर्म नहीं रहा है पिछले 50-55 मिलियन साल में, ये कभी घटा है कभी बढ़ा है। और इस नॉन यूनिफॉर्मिटी के कारण हमारे पास पैरेलल रेंजेस बनी है हिमालय में जिनका ऑल्टीट्यूडनल वेरिएशन या जिनकी एलिवेशन हाइट डिफरेंट डिफरेंट है। अगर आप इस स्लाइड में देखें, एक सैटेलाइट इमेजरी है और यहाँ पर बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड में इंडो गैंजेटिक प्लेन है हमारा, फिर हमारे पास सब हिमालयन रेंजेस हैं, लेसर हिमालयन है, ये हमारी हायर हिमालयन रेंजेस इधर है जिसको हम बैकबोन ऑफ हिमालय भी कहते हैं। इसकी टोपोग्राफी शायद ही दूसरी जगह इसका पैरेलल हमें देखने को मिलता है पूरे विश्व में। फिर हमारे पास ट्रांस हिमालय है नॉर्थ में, और तिब्बत का पठार है। तो एक ये नेचुरल टेरेन, नेचुरल टोपोग्राफी हमारे पास हिमालय की है। अब हिमालय बहुत सारे तरीकों में इन्फ्लुएंस करता है नेचुरल प्रोसेसेस को। उसका मैं एक उदाहरण देना चाहूंगी मॉनसून का। मॉनसून हम सभी जानते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हमारा एग्रीकल्चर इस पर डिपेंड करता है, नदियां, ग्लेशियर, सभी को मॉनसून जो है वो पोषित करती है। ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर हिमालय और तिब्बतन प्लेटो, तिब्बत का पठार नहीं होता तो जिस स्वरूप में हम मॉनसून को देखते हैं आज, उस स्वरूप में शायद मॉनसून नहीं होती। तो ये कार्टून थोड़ा सा प्रोसेस समझा रहा है, शायद इसमें बच्चे भी जुड़े हैं, तो मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि यहाँ पे आपका ओशन है जिसे आप अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल मान लीजिए, ये हमारा इंडो गैंजेटिक प्लेन है, और ये हमारी हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं हैं, और ये आपका तिब्बत का पठार है। अब ये तिब्बतन प्लेटो है, ये एक फ्लैट लैंड है और ये हीटअप होता है समर्स के महीने में। जैसे एक आप ईंट को रख दीजिए या पत्थर का स्लैब रख दीजिए, वो सूरज की किरणों से हीट अप होगा और उसके ऊपर जो हवा रहेगी उसको भी वो हीट कर देगा। अभी हवा गर्म है, हल्की है, इसलिए वो ऊपर उठेगी एटमॉस्फेयर में और यहाँ पे फोर्स क्रिएट कर देगी। एक के कारण क्रिएट होगा, एक सक्शन जिसके कारण क्रिएट होगा, और जो ठंडी और नमी वाली हवा है समंदर से, चाहे वो अरेबियन सी हो या बे ऑफ बंगाल हो, उसके लिए आने के लिए जगह मिलेगी तिब्बतन प्लेटो के ऊपर। अब ये ठंडी हवाएं और ये नमी वाली हवाएं जब चलेंगी तो इनको सामना करना पड़ेगा हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों का, और जिसे हम कहते हैं ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन। उसके कारण यहाँ पे बारिश भी होगी, यहाँ पे स्नोफॉल भी होगा, जो हमारी नदियों को भी पोषित करेगा और हमारे नदियों या ग्लेशियर्स को भी पोषित करेगा। और इसके ऊपर लगभग 800 मिलियन लोग, अगर मैं इंडस से ब्रह्मपुत्रा का पूरा इलाका लूं, प्लेन्स का, डिपेंडेंट है। और उसके अलावा जो हिमालय में लोग रहते हैं लगभग 50-60 मिलियन लोग, वो भी डिपेंडेंट हैं। तो हिमालय की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, चाहे हम रीजनल क्लाइमेट की बात करें या लोकल या ग्लोबल क्लाइमेट की बात करें।
हिमालय की बात हो और ग्लेशियर्स की बात ना हो, ऐसा संभव नहीं है। शायद पहला पिक्चर जो हमारे दिमाग में आता है वो ग्लेशियर्स का आता है। एक क्वेश्चन है कि ग्लेशियर्स कब आए हिमालय में? प्रोबेबली तब आए जब हिमालय कम से कम 4 किलोमीटर ऊपर उठ गया। उतनी ऊंचाई, यस No, ma'am. Please continue. Please continue, ma'am. ओके। सो और ये वाली जो हाइट है एलिवेशन 4 किलोमीटर की, ये साइंटिस्ट लोगों ने इस पे अध्ययन किया है कि जो आपके पत्थर हैं ओशन में, सेडिमेंट्स है, अवसाद है, उनको पढ़कर उन्होंने ये बताया है कि ये कम से कम 20 मिलियन साल पहले हो चुका है। तो 20 मिलियन साल से हमें लगता है कि ग्लेशियर्स जो है वो हिमालय में एग्जिस्ट कर रहे थे। तो वो ग्लेशियर्स बहुत पुराने हैं। ये एक फोटोग्राफ है जो मैंने हवाई जहाज से खींची थी जब हम लद्दाख में गए थे काम करने के लिए। तो आप इसमें क्या देख सकते हैं, बहुत जैग्ड पीक्स हम इनको बोलते हैं, रिजेस हैं। इसमें 2 ग्लेशियर्स जो हैं वो बह रहे हैं नीचे की ओर, और इन ग्लेशियर्स में भी जोन्स हैं। अब इसमें जो ऊपर साफ बर्फ आपको दिख रही है इसे हम अक्यूमुलेशन जोन कहते हैं। ये वो हिस्सा है ग्लेशियर का जहां मैक्सिमम आइस और स्नो अक्यूमुलेट होती है। और जो ये नीचे वाला आपको डर्टी स्नो वाला हिस्सा दिख रहा है इसे हम अब्लेजन जोन कहते हैं, जहां पे मैक्सिमम मेल्टिंग होती है ग्लेशियर की। और ये जो येलो डॉटेड लाइन है इसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम लाइन ऑफ ऑल्टीट्यूड, जहां पर रेट ऑफ अक्यूमुलेशन जो ऊपर हो रहा है और रेट ऑफ अब्लिशन जो मेजॉरिटी में नीचे हो रहा है वो बैलेंस आउट कर जाते हैं एक दूसरे को। और ये एक बहुत अच्छा मापदंड माना जाता है क्लाइमेट चेंज को मॉनिटर करने का। क्यों? क्योंकि ग्लेशियर बढ़ेगा कैसे? जब आपके अक्यूमुलेशन जोन में स्नोफॉल ज्यादा होगा, बर्फबारी ज्यादा होगी, तो यहाँ पर जो स्नो इकट्ठा होगी वो धक्का मारेगी इस ग्लेशियर को अब्लेजन जोन में बढ़ने के लिए। और जो आपकी इक्विलिब्रियम लाइन ऑफ ऑल्टीट्यूड है या ELA वो नीचे की ओर है। एक बहुत अच्छा मानक माना जाता है ग्लेशियर की हेल्थ को डिटरमिन करने के लिए, या फिर क्लाइमेट चेंज कैसे ग्लेशियर को बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं उसको डिटरमिन करने के लिए। एक और पिक्चर है द्रांगद्रुंग ग्लेशियर की, सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर आफ्टर सियाचिन, जो झांसकर हिमालय में है। यहाँ भी आप देख सकते हैं ये अब्लेजन जोन है, अक्यूमुलेशन जोन और ऊपर होगा कहीं। और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि बहुत सारे सेडिमेंट हीप्स पड़े हुए हैं जिनको हम मोरेन्स भी बोलते हैं। ये मॉडर्न डे मोरेन फॉर्मेशन हो रही है जो अब्लेजन जोन में होती है। अब ये जो ग्लेशियर्स हैं ये इसलिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव इंडिकेटर्स हैं क्लाइमेट चेंज के। थोड़ा सा भी आप तापमान या बर्फबारी में ऊपर नीचे उनकी क्वांटिटी चेंज कीजिए तो ये उसको रिस्पॉन्स देते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। और हमें ये कैसे मालूम है? अभी पिछली प्रेजेंटेशन में भी आपने सुना कि नेचुरल साइकिल है क्लाइमेट वेरिएशन का, ग्लेशियल और इंटरग्लेशियल के साइकिल्स हैं। जब ग्लेशियर्स रिस्पॉन्ड करते हैं नेचुरल साइकिल्स को, वो अपने फुटप्रिंट्स छोड़ जाते हैं घाटियों में, मैदानों में, जो कुछ ऐसे दिखते हैं। यहाँ पे जो छोटी पिक्चर आपको दिख रही है इंसेक्ट की, ये पूचे ग्लेशियर है लद्दाख हिमालय में। जो ले टाउन है उससे ऊपर ये ग्लेशियर है, बहुत छोटा ग्लेशियर है। और ये पास में लगभग 16 किलोमीटर नीचे आया, गंगलास गांव है वहां छोटा, उसके पास, और एक्सपैंड किया। और उसने छोड़ दिया, जब वो एक्सपैंड किया और पीछे रिसीड भी किया है, फिर एक्सपेंशन के टाइम पे उसने बहुत बड़ा एक सेडिमेंट का हीप या मलबे का ढेर छोड़ा जिसको हम मोरेन बोलते हैं। एक बहुत ही ब्यूटीफुल कर्वीलिनियर रिज है, लिटरल मोरेन अगर मैं साइंटिफिक जार्गन यहाँ यूज करूँ इसे हम बोलते हैं। हमने इसे डेट भी किया है, ये लगभग 26 से 20 हजार साल पुराना है। तो बताता है पूचे ग्लेशियर इतना नीचे 16 किलोमीटर नीचे आया था इस घाटी में। अब ये जो नेचुरल साइकिल्स हैं या लैंडफॉर्म्स है, ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है इनको समझना या इनको डेट करना? क्योंकि ये हमारी एक बैकग्राउंड नॉलेज तैयार करते हैं। जैसे मैंने कहा क्लाइमेट चेंज की हम जब बात करते हैं तो पहले हमें ये समझना जरूरी है कि नेचुरल प्रोसेस क्या है, नेचुरली कैसे वेरिएशन होती है क्लाइमेट की है, जिसमें टेम्परेचर आ गया, प्रेसिपिटेशन आ गया, उसको कैसे आपका ग्लेशियर रिस्पॉन्ड कर रहा है, पहले हमें वो समझना जरूरी है। तो ये जो बैकग्राउंड नॉलेज है ये हमें जियोलॉजिकल आर्काइव्स या इस तरीके के लैंडफॉर्म से मिलती है। और फिर हम आगे के सवाल पूछते हैं कि कितना आइस वॉल्यूम था, ये क्यों एक्सपैंड हुआ, क्या क्लाइमेट कंडीशन थी, फिर ये वापस क्यों चला गया, अब यहाँ पे क्यों है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस तरह के हम इंफॉर्मेशन निकालने की फिर कोशिश करते हैं।
ये जो छोटे ग्लेशियर हैं, पूचे ग्लेशियर जैसे, ये हार्डली 3-4 किलोमीटर लंबा ग्लेशियर है। ये खासकर बहुत इंपॉर्टेंट है नॉर्थ वेस्ट हिमालय में और वेस्टर्न हिमालय में। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो छोटे छोटे गांव हैं, उनकी जो पानी की जरूरतें हैं वो नदियां पूरी नहीं करती हैं। और दूसरी चीज, यहाँ पे शायद उत्तराखंड की तरह उतनी बारिशें भी नहीं होती है कि मानसून का पानी वो यूटिलाइज कर पाए। तो ये जो ग्लेशियर्स हैं, छोटे ग्लेशियर्स, इनको हम हाइड्रोलॉजिकल बफर्स कहते हैं। ये सर्दियों में अपने अंदर स्नो और आइस जमा करते हैं और गर्मियों में धीरे धीरे मेल्ट वाटर स्ट्रीम के जरिए वो पानी छोड़ते हैं और उससे वो गांव पोषित होते हैं। NIH रुड़की इसका जो मॉडर्न हाइड्रोलॉजिकल स्टडी कर रहा है पूचे ग्लेशियर की, और वो बता रहा है कि इस ग्लेशियर की हालत ठीक नहीं है, ये कंटिन्यूसली रिसीड कर रहा है और शायद कुछ डिकेड्स में ये एग्जिस्ट भी ना करे। अगर ऐसा होता है तो ले टाउन की एग्जिस्टेंस खतरे में होगी। अगर उसको सर्वाइव करना है तो उसे इंडस से पानी पंप करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रही थी कि ये छोटे ग्लेशियर्स देखने में छोटे हैं, लेकिन इनका महत्व बहुत ज्यादा है पहाड़ों में। और जो बड़े ग्लेशियर्स हैं, ये पिक्चर जो है ये सियाचिन ग्लेशियर के स्नाउट की है, जो एशिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। और इनसे बहुत बड़ी बड़ी नदियां निकलती है, जैसे ये नुब्रा नदी है। अब इसमें पिछली प्रेजेंटेशन में सेडिमेंट की बात हो रही थी, तो हिमालयन नदियां जो हैं वो सिर्फ पानी नहीं लेके आती हैं, वो अपने साथ बहुत सारा मलबा लेके आती हैं। मलबा जो मैंने आपको मोरेन दिखाया उस फॉर्म में होगा। लैंडस्लाइड्स मलबा डालती हैं नदियों में, और यही मलबा जो है, जो हिमालयन फ्लड्स हैं हमारे, उनको वो और ज्यादा घातक भी बनाता है। और उनकी प्लानिंग भी शायद हमें उस तरीके से करनी पड़ेगी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हमें करनी है तो। अब बात करते हैं मॉडर्न टाइम्स की। ये तो हमने बैकग्राउंड नॉलेज समझ लिया कि ठीक है, ग्लेशियर्स जो हैं एग्जिस्टेंस में भाई मिलियन सालों से हैं, वो रिस्पॉन्ड करते आए हैं नेचुरल क्लाइमेट वेरिएबिलिटी के लिए। आज का क्या है, खासकर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद, जब हम बात करते हैं कि हमने बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड पंप कर दी है, 400 ppm से ऊपर उसका आज के डेट में आई थिंक 412 चल रहा है जो स्टैटिस्टिक्स है। तो एक स्टडी नेचर जियो साइंस में 2012 में छपी थी, जिसमें अलग अलग ग्लेशियर्स का अध्ययन किया गया, ईस्टर्न हिमालय से लेके काराकोरम तक, जो इन लाइन ड्राइंग से यहाँ दर्शाया है। तो आप देखें इनका ट्रेंड जो है ऐसे राइट की साइड झुक रहा है, जो बता रहा है कि सभी ग्लेशियर राइट अक्रॉस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट वो मेल्ट कर रहे हैं। उनका रेट अलग अलग हो सकता है, कोई जल्दी मेल्ट कर रहा है, कोई धीरे मेल्ट कर रहा है, पर इनवेरिएबली ये सभी ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं, जो चिंता की बात है। लेकिन आप अगर कराकोरम की तरफ आएंगे तो यहाँ देखिए कुछ रिस्पॉन्स जो है ग्लेशियर्स का बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है। बीच में 1900 से 1920 के बीच कभी उनको एक्सपेंशन भी देखने को मिला और फिर वो रिसीड किया, फिर यहाँ कुछ ब्रेक आ गया, वो यूं का त्यों रहा, फिर वो फिर से रिसीड किया है। तो एक कॉम्प्लिकेटेड सा रिस्पॉन्स है। ऐसा क्यों दिख रहा है? क्योंकि ये जो ग्राफ्स आप देख रहे हो ये ग्लेशियर के स्नाउट पोजीशन के बेस पे है, जो जहां पे ग्लेशियर खत्म होता है वहां से कितना आगे और पीछे गया है। इसीलिए हम ये भी मानते हैं कि जो स्नाउट पोजीशन है वो बहुत अच्छा साइंटिफिक मानक नहीं है ग्लेशियर की हेल्थ डिपिक्ट करने में, स्पेशली कराकोरम रीजन में। तो हम मास बैलेंस स्टडी की बात करते हैं, जो मैंने आपको इक्विलिब्रियम लाइन ऑफ ऑल्टीट्यूड का कॉन्सेप्ट बताया। उसमें वैज्ञानिक हर 4-5 साल एक खास समय पे अक्टूबर नवंबर के महीने में जाता है, मेजरमेंट करता है, और फिर हम कंक्लूजन निकालते हैं ग्लेशियर हेल्दी है या वो रिसीड कर रहे हैं, एडवांस कर रहे हैं। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी फिर सियाचिन से। ये सियाचिन स्नाउट की पिक्चर्स हैं जहां पे ग्लेशियर टर्मिनेट होता है 2010 से 2013 तक। 2010 में देखिए आपको दिखता है एक बहुत बड़ी आइस वॉल है, यहाँ पे हमारे जवान अपनी रूटीन ड्रिल कर रहे हैं। और अगर आप 2012 में हम गए तो ये आइस वॉल गायब हो चुकी थी, ध्वस्त हो चुकी थी और पीछे जा चुका था ग्लेशियर। और 13 में देखिए इसकी हालत और भी खराब है। अगर आप अब इन पिक्चर से कंक्लूजन निकालना चाहें सियाचिन ग्लेशियर का, तो बोलेंगे भाई ये तो बहुत ही फास्ट रिसेशन है, रेट है, लेकिन ये गलत आइडिया होगा। क्यों? क्योंकि ये जो आइस वॉल आप देख रहे हैं इसको हम डेड आइस बोलते हैं, जिसका एम्ब्लिकल कॉर्ड मेन सियाचिन ग्लेशियर से कट चुका है। ये एक अलग थलग हिस्सा है ग्लेशियर का, बर्फ का, इसीलिए ये बहुत जल्दी मेल्ट हुआ है। तो अगर हम इन मानकों पे रेट ऑफ रिसेशन कैलकुलेट करेंगे वो बहुत ही गलत होगा। अब क्लाइमेट चेंज तो है, ग्लेशियर रिसीड भी कर रहे हैं, लोकल सक्सेस स्टोरीज भी हैं उसके बीच में छोटी छोटी, कैसे हम लोग जो है कोप अप कर रहे हैं, जो वहां के लोग हैं वो कैसे इस क्लाइमेट चेंज से कोप अप कर रहे हैं।
ये जो सज्जन है इनका नाम छेवांग नोरफल है। ये ग्लेशियर मैन ऑफ ले के नाम से भी जाने जाते हैं। इन्होंने क्या युक्ति निकाली, मैंने आपको बताया कि पूटे ग्लेशियर की हालत ठीक नहीं है और ले टाउन जो है पूरा का पूरा डिपेंडेंट है, उसके आसपास के छोटे छोटे गांव डिपेंडेंट है उस ग्लेशियर पे। तो इन्होंने एक ऐसा गड्ढा खोदा और उसमें एक इनलेट था जिसमें सीजनल स्नो का पानी, गर्मियों में जो बर्फ पिघलती है उसका पानी गर्मियों में इकट्ठा होता था और सर्दियों में ये पानी जम जाता था इस फॉर्म में। तो आपके पास एक आर्टिफिशियल ग्लेशियर तैयार हो गया जो अगले गर्मियों में धीरे धीरे पानी देगा, पोषित करेगा आपके खेतों को, आपके परिवारों को। इस तरह के छोटे छोटे जो एक लोकल सॉल्यूशंस हैं इन द इवेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज, वो भी हमें देखने को मिले। कोपिंग मैकेनिज्म्स आप इसे कह सकते हैं। अब हमने बात कर ली भाई हिमालय इवॉल्व कैसे हुआ, ग्लेशियर्स की थोड़ी बहुत हमने एक बैकग्राउंड समझ लिया, वो कैसे बिहेव करते हैं, आज की स्थिति क्या है। उसके अलावा हिमालय जो है वो रेनफॉल पैटर्न भी गवर्न करता है। यहाँ की हर वैली यूनिक है, चाहे आप उसको क्लाइमेट के टर्म्स में लें, टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन दैट इज, या फिर हम उसकी वनस्पति या फिर वहां पे जो जीव जंतु हैं उनकी टर्म्स में लें। हर वैली इसलिए बहुत यूनिक है क्योंकि यहाँ का जो प्रेसिपिटेशन पैटर्न है, यहाँ का जो क्लाइमेट का पैटर्न है वो वेरी करता है वैली टू वैली। बहुत ज्यादा डिफरेंस है, 5 किलोमीटर के हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में चीजें चेंज हो जाती हैं। तो थोड़ा सा हम उसके बारे में देखना चाहेंगे कि कैसे जो नेचुरल प्रेसिपिटेशन ग्रेडियंट है वो गवर्न करता है इकोलॉजी को यहाँ की। ये एक सैटेलाइट इमेजरी है, SRTM डिजिटल एलिवेशन मॉडल हम जिसे कहते हैं। और इस पे अगर मैं यहाँ से चलूं, ये हमारा इंडो गैंजेटिक प्लेन का इलाका है, यहाँ से चलूं राइट फ्रॉम सब हिमालय, लेसर हिमालय, हायर हिमालय क्रॉस करते हुए तिब्बतन प्लेटो की तरफ, तो मुझे एक एलिवेशन प्रोफाइल मिल जाएगा। तो यहाँ y एक्सिस पे हमारे पास हाइट है चोटियों की और ये मेरा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। अब आप देख सकते हैं गंगा प्लेन लगभग 200 मीटर है और फिर शिवालिक्स, लेसर और हायर हिमालय, ट्रांस हिमालय और तिब्बतन प्लेटो। अब इसमें मैं ओवरले करती हूँ एनुअल रेनफॉल का पैटर्न। तो मुझे 2 पीक्स मिल रही हैं, एक मिल रही है मुझे शिवालिक के पास, एक मुझे हायर हिमालय के फेस पे मिल रही है जिसको हम कहते हैं सदर्न माउंटेन फ्रंट। तो ये 2 पीक मुझे रेनफॉल के क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि ये टोपोग्राफिक बैरियर मुझे आ गया है, टोपोग्राफिक बैरियर मिल गया है जो हमारी मॉनसून विंड्स है। इसलिए आपका रेनफॉल पैटर्न भी एक नेचुरल वेरिएबिलिटी के साथ वेरी कर रहा है और ये डिक्टेट करता है किस तरह के जंगल हमारे पास होंगे, किस तरह की नदियां हमारे पास एक घाटी में होंगी और दूसरी में नहीं होंगी। जैसे ये जस्ट शिवालिक से आप निकलेंगे तो रिवर का ग्रेडियंट बहुत जेंटल है, बहुत आराम से वो बह रही है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ब्रॉडली फॉरेस्ट होगा यहाँ पर। लेकिन आप जैसे हायर हिमालय की तरफ जाएंगे, नेपाल हिमालय का चित्र है, यहाँ पे आप देखिए टोपोग्राफी बहुत ही ज्यादा स्टीप है। मैं इसको अगर कंपेयर करूं तो हमारा जोशीमठ वाला जो इलाका है और स्टीप ग्रेडियंट है, झरने आपको मिलेंगे बहुत सारे। जैसे ही आप ये हायर हिमालय का टोपोग्राफिक बैरियर क्रॉस करते हैं तो आपका जो मॉनसून है, प्रेसिपिटेशन ग्रेडियंट है, वो ड्रॉप कर जाता है क्योंकि मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन आपने रोक लिया है मॉनसून के द्वारा। और यहाँ पे जो आपकी वेजिटेशन है वो बहुत हार्डी प्लांट्स आपको मिलेंगे जो ड्राउट रेजिस्टेंट होंगे। आपके बुग्याल पास्चर्स उसके बाद ट्री लाइन के बाद शुरू होंगे। ये जैसे आपका व्हाइट कॉन्ड्रॉन है, एक ड्वार्फ स्पीशीज है, ये रोबस्ट है, इसको नहीं चाहिए होता। सॉरी टू इंटरप्ट मैम, एक्सक्यूज मैम, ये आपकी स्क्रीन नहीं आ रही है मैम। ये डॉक्टर रजनी शर्मा को मैं प्लीज आप अपनी स्क्रीन प्रेजेंट मत करिए। डॉक्टर रजनी शर्मा, डॉक्टर रजनी शर्मा आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप प्लीज अपनी स्क्रीन को प्रेजेंट मत करिए। सॉरी मैम, आपकी स्क्रीन नहीं आ पा रही है। ये डॉक्टर रजनी शर्मा अपनी स्क्रीन को प्रेजेंट करें। जी मैम, आगे मैम, आगे मैं टेक ओवर कर लिया। ठीक है जी मैम, प्लीज कंटिन्यू मैम। तो ये मैं चित्र दिखाना चाह रही थी जो हमारे एल्पाइन पास्चर्स, अगर हम ग्लोबल पार्लांस में बोले, और हमारे जो बुग्याल लोकल भाषा में हम जिन्हें कहते हैं, उसके बाद ये शुरू होते हैं। और ये यहाँ पर बहुत सारे जो मेडिसिनल हर्ब्स हैं, जैसे आपका फेन कमल, ब्रह्म कमल, इस तरीके की बहुत सारे मेडिसिनल वैल्यू वाले प्लांट्स भी यहाँ पर हैं। और फिर हमारे पास आ जाते हैं हमारे हिमनद, हमारे ग्लेशियर, ये अक्यूमुलेशन जोन है डोकरानी ग्लेशियर का। और फिर हम जैसे ट्रांस हिमालय की तरफ तिब्बत की ओर रुख करते हैं तो फिर से
एरिड लैंडस्केप हमें देखने को मिलता है, क्योंकि मॉइस्चर और ज्यादा कम हो गया है। ये गणेश पर्वत है, मलारी से इसका व्यू देखने को हमें मिलता है। और फिर हम जैसे ही तिब्बत के पठार में पहुंचते हैं, एकदम आपकी टेरेन ड्रामेटिकली डिफरेंट है। आप देखें हिमालय आपका यहाँ छूट गया है कहीं पीछे, जहाँ पे ये बादल आपको दिख रहे हैं, और दो लेक्स हैं, ये राकस-ताल है, ये मानसरोवर झील है हमारी, और तिब्बत का पठार है एकदम एरिड, सूखा हुआ, यहाँ पे उतनी बारिश हमें नहीं मिलती है। तो एक नेचुरल वेरिएबिलिटी जो है क्लाइमेट में, इकोलॉजी में, यहाँ के वनस्पति में, वो हिमालय की रेंजेस इंट्रोड्यूस करती है बाय डिफॉल्ट। आपके पास लाइक कैनवस है, जैसे पेंटर के पास एक कैनवस होता है, अब बात करते हैं हम लोगों की। तो हिमालय में लोगों का आना बहुत पुराना है। मैम एक्सक्यूज मी, संदीप कुमार प्लीज अपने आप को म्यूट कर। संदीप कुमार म्यूट कर सकते हैं शायद उन्हें। जी जी मैम, प्लीज मैम कंटिन्यू मैम। जो अब हम बात करेंगे हिमालय में लोगों के आगमन की। तो जो हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस आए हैं कि कब लोगों का आना शुरू हुआ यहाँ पर, वो काफी रीसेंट है। लेकिन मैं बीरबल साहनी को यहाँ कोट कर रही हूँ, जिन्होंने 1936 में कहा था कि बहुत अनरीजनेबल सा लगता है कि यहाँ पे हमारे पास पेलियोलिथिक या नियोलिथिक मैन, मतलब 4-5 हजार साल पहले यहाँ आदमी नहीं आया हो। हमें नहीं लगता कि ये माउंटेन रेंजेस बैरियर क्रॉस कर पाए। शायद पूरी तरह से ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, लेकिन एक बात तो करेक्ट है कि यहाँ आदमी का आगमन काफी पहले से हो चुका है। मैं बात यहाँ पे हायर ऑल्टीट्यूड की करना चाहूंगी, तिब्बत और ट्रांस हिमालय की, जहाँ पे 3000 से ऊपर ऑल्टीट्यूड है। क्यों? क्योंकि जो हमारी शिवालिक्स हैं, लेसर हिमालय है, वहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास काफी एविडेंस हैं ह्यूमन एग्जिस्टेंस के। 1.5 मिलियन ईयर्स तक एविडेंस हो जाते हैं स्टोन टूल की फॉर्म में। तो जहां तक तिब्बत की बात है, जो एविडेंस आया है वो है कम से कम 20,000 साल पुराना, कि 20,000 साल पहले आदमी ने ये टेरेन ऑक्यूपाई कर लिया था, और 7,000 साल में उसने यहाँ पे परमानेंट स्ट्रक्चर्स भी बना लिए थे, परमानेंट ऑक्यूपेशन भी हो गया था उसका। और ये डेट्स कहाँ से आई है? एक स्टडी जो मैं 7,000 साल वाली कोट कर रही हूँ, और उसकी पिक्चर मैं आपको बगल में दिखा रही हूँ। ये हैंड प्रिंट्स, हाथों के निशान और पाँव के निशान, कार्बोनेट डिपॉजिट्स जो हॉट वाटर स्प्रिंग ने डिपॉजिट किए हुए थे, उसके ऊपर उन लोगों ने छोड़े और इसको डेट किया है वैज्ञानिकों ने, और यहाँ से ये सारे तथ्य निकल कर आए हैं। इन्होंने अध्ययन करके ये भी पता लगाया कि ये प्री एग्रो पैस्टोरलिस्ट थे, घुमंतू लोग थे, और उस टाइम पे जो क्लाइमेट की कंडीशन थी वो रिलेटिवली वेट थी, बहुत ठंडा नहीं था वहां पर। क्लाइमेट जो था वो वेट और ह्यूमिड था। और जो खेती बाड़ी थी वो कम से कम 3000 साल पहले से इस ऑल्टीट्यूड पे, 3000 ऑल्टीट्यूड मीटर के ऑल्टीट्यूड पे हम लोग 3000 साल पहले से खेती बाड़ी कर रहे हैं। ये एक बहुत ही अमेजिंग सी बात लगती है मुझे कि हमारा और हिमालय का जो रिश्ता है वो बहुत पुराना है, ये रिसेंट नहीं है, और हम बहुत पहले से यहाँ पर सर्वाइव कर रहे हैं। ये नुब्रा वैली की पिक्चर है, जो सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है, नुब्रा रिवर। जो आपको बेडरॉक दिख रहा है पीछे, चट्टान दिख रही है, उसको हम ग्लेशियरली पॉलिश्ड बेडरॉक सरफेस बोलते हैं। और जो भूरा चॉकलेट ब्राउन कलर का आपको रंग दिख रहा है वो ग्लेशियल वार्निश हम कहते हैं। अब इस पे देखिए आप, बहुत सारे पेट्रोग्लिफ्स हैं, ये आकृतियां हैं, ये आइबेक्स हैं, इस पे हंटिंग सीन्स भी बनाए गए हैं। इसको एब्सोल्युटली डेट तो नहीं किया गया है, लेकिन बेस्ड ऑन जो इसका स्टाइल है पेंटिंग का, रॉक पेंटिंग का, रॉक कार्विंग्स का, उसके बेस पे इसको कहा गया है ये लगभग 5 से 3,000 साल पुरानी पेंटिंग्स है। एक चीज पे मैं और आपका ध्यान थोड़ा यहाँ खींचना चाहूंगी कि देखिए जो ये इनका जो इंटेंसिटी ऑफ वाइटनेस है, मतलब ये कम ब्राइट है इधर, ये ज्यादा ब्राइट है, और ये शायद सबसे वाइट है। ये रिलेटिव डिग्री ऑफ वाइटनेस के बेसिस पे हम ये बोल सकते हैं कि ये शायद सबसे पुरानी पेंटिंग है। तो ये एक समय में सारी पेंटिंग्स नहीं बनाई गई हैं, और ये वाली तो शायद रिसेंट बनी है, किसी टूरिस्ट ने या जो शरारती तत्व है उसने खराब कर दिया जियोलॉजिकल हेरिटेज। मैं यहाँ पे ये भी एम्फसाइज करना चाहूंगी कि इस तरह की धरोहर हमें बहुत छोटी छोटी घाटियों में हिमालय में मिल जाती है, और हमें इन्हें संजो के रखने की जरूरत है। ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे नहीं तो ये चीजें प्राइसलेस है। और ये
अब मैं बात करूंगी ट्रांस हिमालय की। ये कराकोरम हिमालय से पेट्रोग्लिफ्स की बात हुई जो इसमें JNK में है। अब हम आते हैं उत्तराखंड हिमालय में, और वहां पे भी ट्रांस हिमालय में ये मलारी गांव है, लगभग 3500 मीटर्स के ऑल्टीट्यूड पे ये बसा हुआ गांव है। और यहाँ पे एक और हमें केव बरियल्स मिले थे, 1987 में पब्लिश हो चुका है राकेश भट्ट द्वारा। ये उनकी स्टडी की पिक्चर्स हैं। ये मुरेन है, ये एंट्रेंस है उस डिफरेंट आर्टिफैक्ट मिले वहां पे। गोल्ड मास्क मिला, स्केलेटन मिला, जोबा मिली, और इसके बेसिस पे इन्होंने बोला ये कि कम से कम ये जो केव है या यहाँ पे जो ह्यूमन ऑक्यूपेशन है वो 3 से 4 हजार साल पुराना है। उत्तराखंड हिमालय में लोग हैं वो 3 से 4 हजार साल पहले से एग्जिस्ट करते हैं। Similar type of evidence comes from किन्नौर, हिमाचल प्रदेश। 2 छोटे छोटे गांव हैं सतलुज घाटी में, लिपा और कानब। यहाँ पे भी हमें इस तरह के बेरियल्स मिले हैं जिन्हें सिस्ट बेरियल्स कहते हैं। एक पत्थर की जो ग्रेव टाइप, आप कॉफिन टाइप स्ट्रक्चर्स में इन्होंने सारा अपना स्केलेटन और बेरियल्स किया है, और इस पे एब्सोल्यूट एज है हमारे पास OSL डेटिंग द्वारा और कार्बन 14 डेटिंग द्वारा। तो इसकी एज जो है वो सिमिलर है जो उत्तराखंड हिमालय में सजेस्ट की गई है, 2,500 से 3,000 साल पुराने ये आर्टिफैक्ट्स हैं। अगेन एम्फसाइजिंग ऑन द फैक्ट कि हमारा नाता और हिमालय का नाता बहुत पुराना है, बहुत पहले से यहाँ लोग बसे हुए हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हिस्टोरिक टाइम की अगर मैं बात करूं, शायद पिछले 200-300 सालों में जो गांव बसे हैं वो भी प्रकृति के बिल्कुल अनुकूल बसे हैं। ये चमोली के ही पास का एक टिपिकल गांव है जो हमारे पहाड़ों में रिज को फॉलो करते हैं, रिज लाइन को जनरली जो गांव है फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो स्लोप्स हैं वो अनस्टेबल है। हमारे एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज अपनी समझदारी से वो जानते थे कि इन पे मकान बनाना सेफ नहीं है, तो हम एक ठोस जो रिज लाइन है उसको हम फॉलो करते हुए मकान बनाए। अगेन यहाँ तक भी हम बिल्कुल प्रकृति के अनुकूल अपने को ढाल रहे हैं, उसके ताल में ताल बजा रहे हैं सोटो से। ये उत्तराखंड का हाईएस्ट विलेज है, दूनागिरी गांव, धौलीगंगा वैली में है। और ये जो आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं ये एक मोरेन है, ग्लेशियर द्वारा छोड़ा गया। कभी पास्ट में ग्लेशियर ने एडवांस किया था और ये डिपॉजिट किया है। इस पे स्टडी भी की गई है हमारे ग्रुप द्वारा। आई थिंक इसकी एज जो है वो 12,000 साल के आसपास है। और आप देखें ये गांव बिल्कुल इस हिमोड़ में या इस मोरेन में बसा हुआ है। इन्होंने कोई बुलडोजर नहीं लेके गए, कोई पत्थर नहीं खोदे यहाँ पे, बिल्कुल प्रकृति में, ये विद इन द लैंडस्केप है, वीव्ड इनटू द लैंडस्केप है। तो अगेन हम जब इस तरह के गांव बसा रहे थे तो फिर से हम प्रकृति के अनुकूल ही चल रहे थे। और ये एक ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर है जिससे आप लोग भी बहुत भली भांति वाकिफ होंगे। उत्तरकाशी का ये काठ कुन्नी वाला आर्किटेक्चर वाला एक मकान है। और अब आर्किटेक्ट भी इस टेक्निक को मानते हैं कि यहाँ ये भूकंप अवरोधी है। और इस पर्टिकुलर मकान की जो फाउंडेशन वुड है उसको डेट किया गया है कार्बन 14 द्वारा। Excuse me, ma'am. Sorry to interrupt. नरेश चंद्र शर्मा, please stop presenting your screen. Yes, ma'am. आप present करिए, मैम। Okay. तो इसकी जो डेट है 400 साल मकान की एज आई है। हमें मैम आपकी स्क्रीन नहीं आ रही है अभी, प्लीज एक बार दोबारा से प्रेजेंट करिए। जी मैम। ओके मैम। सारे लोग देखते हैं ना, देखते भी हम। जी मैम। तो ये एज हमें कम से कम ये तो बताती है कि 400 साल से मकान सही सलामत खड़ा हुआ है। और जितने भी सेंचुरीज में इस मकान ने झेले हैं उनका ये जो एडवर्स इम्पैक्ट था, इंक्लूडिंग 1991 का जो अर्थक्वेक है, उसको भी ये मकान अच्छे से सस्टेन कर चुका है। तो हमारी जो आर्किटेक्चर था या हमारा जो विलेज प्लानिंग का एक जो तरीका था वो बिल्कुल प्रकृति के अनुकूल ढला हुआ था। एक्सक्यूज मी मैम, सॉरी टू इंटरप्ट मैम। नरेश चंद्र शर्मा प्लीज आप अपनी स्क्रीन को प्रेजेंट मत करिए प्लीज, ऐसे बार बार बीच में डिस्टर्ब मत करिए। नरेश चंद्र शर्मा आप अपनी स्क्रीन को प्रेजेंट मत करिए। आई रिक्वेस्ट ऑल द पार्टिसिपेंट्स टू प्लीज डोंट प्रेजेंट योर स्क्रीन। जी मैम।
तो अब थोड़ा सा हम लोगों के बारे में भी समझ लिए कि हम लोग काफी पुराने हैं हिमालय में। एक और चीज जो इस टेरेन का जिसको कहते हैं चोली दामन का साथ है, वो है डिजास्टर्स। डिजास्टर्स की हम बात करें, चाहे वो लैंडस्लाइड्स हैं, चाहे वो फ्लड्स हैं, चाहे वो अर्थक्वेक्स हैं, वो इसकी नेचर है हिमालय की। ये हेलो मैम। हेलो मैम। हेलो हेलो मैम। जी मैम, सॉरी, यहाँ पे लाइट चली गई तो मैं भी मोबाइल से कनेक्ट हुई हूँ। आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या? नहीं मैम, अभी तो नहीं दिख रहा है। अच्छा, जी मैम, अभी दिख रहा है। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, यहाँ लाइट चली गई। नो प्रॉब्लम। ओके, तो मैं कह रही थी कि डिजास्टर्स और हिमालय, चाहे वो लैंडस्लाइड्स हैं, फ्लड्स हैं, वो इनहेरेंट नेचर है, इसका मिजाज है हमारे हिमालय का कि उसे ये जो एक्सट्रीम अपना टेम्पर है वो बीच बीच में दिखाता है। इसका हम कुछ नहीं कर सकते। ये पिक्चर जो है, ये हुंजा लैंडस्लाइड, बहुत फेमस लैंडस्लाइड है 2010 का, जो कराकोरम हिमालय, जो पाकिस्तान पोर्शन में है, वहां पर हुआ था। और इस लैंडस्लाइड ने हुंजा रिवर को रोक दिया था और बहुत बड़ी झील क्रिएट की। ये लगभग 20 किलोमीटर लंबी झील है, जो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे सैटेलाइट इमेजरी में दिख रही है। और लगभग 20 किलोमीटर लंबी, 100 मीटर डीप ये झील है। और इसने बहुत सारे गांव तबाह किए, क्योंकि जैसे जैसे पानी का लेवल बढ़ता गया, बहुत सारे गांव इसमें जलमग्न होते गए, बहुत सारे खेत चले गए, और अल्टीमेटली लोगों ने यहाँ बोट उतारनी शुरू कर दी। लकीली इस झील को इंजीनियर्स ने स्टेबलाइज किया और एक कंसिस्टेंट आउटफ्लो मेंटेन किया इस झील से। तो ये झील आज भी एग्जिस्ट करती है, इसको लगभग 10 साल हो गए हैं, और स्टेबलाइज इसको कर दिया गया है। इस तरह की जो लैंडस्लाइड डैम्ड लेक्स हम इन्हें कहते हैं, हर टाइम हम इतने फॉर्चुनेट नहीं होते हैं कि ये स्टेबलाइज हो जाएं, और बहुत बार ये फटती हैं और फ्लैश फ्लड्स, लैंडस्लाइड लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स जिनको हम कहते हैं, वो एक बहुत ही पार्ट एंड पार्सल ऑफ टेरेन है हिमालय में। और ये हमेशा सा होता है, ऐसा नहीं है कि क्लाइमेट चेंज के कारण या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद 18वीं सदी के बाद ये हमारे पास कुछ स्पेशल हो गया है और डिजास्टर्स बनने हुए हैं। हाँ, उनका रेट इंक्रीज हो सकता है, लेकिन ये पार्ट ऑफ दी नेचुरल प्रोसेस है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको लद्दाख हिमालय से देना चाहूंगी। ये लामायुरू लेक है, इसको मून लेक भी कहा जाता है, चंद्रमा की लेक। ये जो आपको लाइट ब्राउन कलर दिख रहा है, ये लेक सेडिमेंट्स थे, और यहाँ पे हमें लेवल भी दिख रहा है, ये कितनी गहरी ये लेक रही होगी। और अगर हम इसको नजदीक से देखें तो सैंड और सिल्ट के पैरेलल कॉम्बिनेशंस के द्वारा ये लेक बनी गई है। साइंटिस्ट ने इस पे अध्ययन भी किया है। ये लगभग 35 से 40 हजार साल पुरानी लेक है। तो ये प्रोसेस चलती आई है हिमालय में, लैंडस्लाइड डैमिंग की। लैंडस्लाइड ये दृश्य है उसका, ये लेक बैकग्राउंड में है, ये मॉनेस्ट्री है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन लेक। हर बार हम उतने लकी नहीं होते। ये अल्मोड़ा 2010 का दृश्य है। लैंडस्लाइड के कारण बहुत बार डिस्ट्रक्शन भी होती है, हमारे गांव चले जाते हैं, जाने चली जाती हैं लोगों की। और एक मेजर डिजास्टर जो है या फिर प्रोसेस जो है हिमालय में, वो है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स। लैंडस्लाइड लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स एंड ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट लेक्स हैं। ये बहुत कॉमन फीचर हैं ईस्टर्न और सेंट्रल हिमालय का, भूटान, सिक्किम, नेपाल, इसमें ये बहुत ज्यादा बनती हैं। और आज के टाइम पे क्लाइमेट चेंज के कारण जैसे जैसे हमारे ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं, वैसे वैसे ये जो ग्लेशियर लेक्स हैं, इनका मैग्नीट्यूड, साइज भी बढ़ रही है। तो ये नेचुरल फिनोमेना है, लेकिन
ग्लोबल वार्मिंग के कारण या फिर जिस तरह से हमारा टेम्परेचर तेजी से राइज कर रहा है, इसके कारण इसकी फ्रीक्वेंसी और मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। ये थोड़ी ग्लेशियर है भूटान हिमालय में, और ये आपको ग्लेशियर लेक यहाँ दिख रही है जो इम्पाउंडेड है, की हुई है ग्लेशियर मोरेन द्वारा। अब ये ग्लेशियर लेक का पता सैटेलाइट द्वारा हमें चल गया और इसको मॉनिटर लोगों ने करना शुरू किया फॉर्चुनेटली, क्योंकि अगर ये फटती तो फिर से डाउनस्ट्रीम एरियाज में बहुत ज्यादा तबाही होती, फ्लड के कारण बहुत सारी जानें जाती। और ये मैं लोकल यहाँ पे इंटरवेंशन, लोकल सक्सेस स्टोरीज को मैं हाईलाइट करना चाहूंगी। यहाँ पे कोई आप बड़ा उपकरण नहीं ले जा सकते इस ऑल्टीट्यूड पर, तो लोकल लोग जो हमारे रूडिमेंट्री उपकरण रहते हैं, छेनी हथौड़ा, उसको लेकर लोकल लोग यहाँ गए हैं, इसका आउटलेट बनाया इन्होंने और धीरे धीरे लेक का पानी ड्रेन किया गया। तो एक पॉजिटिव ह्यूमन इंटरवेंशन है। शायद हमने समस्या भी क्रिएट की है क्लाइमेट चेंज की, बहुत शायद कार्बन डाइऑक्साइड पंप करके, लेकिन एक पॉजिटिव इंटरवेंशन हमने लोकल स्केल पे किया अपने को सुरक्षित करने के लिए। अब ये फ्लड्स मैंने कहा कि बहुत टाइम से पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लैंड है, तो इसका एविडेंस क्या है? इसका एविडेंस ढूंढना बहुत इजी नहीं है, क्योंकि हिमालय की जो नदियां हैं वो इतनी डायनेमिक हैं, इतनी फेरोशियस है कि बहुत ज्यादा एविडेंस वो छोड़ती नहीं है। लेकिन इसका बहुत अच्छा उदाहरण हमारे पास हेलो, अच्छा यू देयर, प्लीज कंटिन्यू मैम। ओके, सो इन फ्लड्स का जो लॉन्ग रिकॉर्ड है वो सतलुज वैली में प्रिजर्व्ड है, जिसपे हम लोगों ने काम किया है। आप सुन पा रहे हैं? जी मैम सुन पा रहे हैं, प्लीज। तो ये जो आपको डिपॉजिट दिख रहे हैं, ये रेत के बड़ा सा टीला जो आपको दिख रहा है, लगभग 10 मीटर की सीक्वेंस है, और ये मोनोटोनस नहीं है, मतलब ये सिंपल रेत का ढेर नहीं है। मैंने इसमें क्लोजअप लगाया है साइड में। ये कपलेट्स हम इनको बोलते हैं, फ्लड कपलेट्स। यहाँ बॉटम में आपके पास कोर्स सैंड सिल्ट रहेगा और ऊपर इसमें फाइन सैंड सिल्ट की प्रोपोर्शन रहेगी। तो ये एक फ्लड कपलेट आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, और ये दूसरा फ्लड कपलेट उसके ऊपर बैठा है। तो ये पूरा जो रेत का टीला है या सेक्शन है, ये इस तरह की ऑल्टरनेट फ्लड कपलेट से बना हुआ है। और हमने इसको डेट भी किया है। ये इसकी डेट, इन फ्लड्स की डेट लगभग 14,000 साल पुरानी है, और 25 मेगा फ्लड्स सतलुज घाटी एक्सपीरियंस कर चुकी है सिंस पास्ट। अब बात करते हैं रीसेंट इंटरवेंशंस की। हमें समझ आ गया है कि जो डिजास्टर्स हैं वो बिल्कुल पार्ट एंड पार्सल ऑफ द टेरेन है, इसका हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो नेचर है हिमालय की। लेकिन हमने क्या हिमालय की नेचर को समझा है उस ढंग से? और जो हम यहाँ पे डेवलपमेंट की बात करते हैं, किसी भी लेवल की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करते हैं, क्या ये इस इनहेरेंट जो नेचर है हिमालय की उसके अनुकूल है, या फिर हमने उसको ठीक से नहीं समझा है? तो उसके एग्जाम्पल्स अनफॉर्चुनेटली बहुत अच्छे नहीं है। आई थिंक डॉक्टर जोआल ने भी काफी इलैबोरेट किया है उस बारे में। तो मैं आपको पहला पिक्चर दिखाना चाहूंगी, वो लेह टाउन का है। 2010 में लेह में बहुत भारी तबाही हुई थी, आप लोगों को शायद याद हो, क्लाउड बर्स्ट हुआ था वहां पे, और लेह का जो टाउन है वो पूरा का पूरा बह गया था। अब जियोलॉजिकल स्टडी से हमें ये पता चला है कि ऐसे इवेंट्स उस घाटी में होते आए हैं और रीसेंट टाइम्स में भी हुए। लेकिन 2010 में ऐसा अलग क्या हो गया? 2010 में हमने क्या किया, जो नेचुरल पैसेज था, छोटी छोटी वहां पे मेल्ट वाटर स्ट्रीम्स हैं, उनका जो नेचुरल पैसेज था वो हमने बहुत सारा कंस्ट्रक्शन करके रोक दिया। आपने जैसे ही उन छोटी नदियों का रास्ता रोका और जैसे ही बहुत सारी बारिश हुई, इन नदियों में सिर्फ पानी नहीं था, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इनमें बहुत सारा सेडिमेंट भी मोबिलाइज किया इन नदियों ने। और ये जो मिक्सचर था सेडिमेंट और वाटर का, इसको जब आपने रोका इन आर्टिफिशियल डैमिंग करके, बड़े बड़े मकान और बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन आपने करके, तो एक आर्टिफिशियल डैम आपने क्रिएट कर लिया। और जैसे ये डैम टूटा, इसने पल्सेस ऑफ फ्लड वाटर विच इज लेडन विद सेडिमेंट
इसने डाउन स्ट्रीम एरिया में थ्रो किया और जिसके कारण मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्ट्रक्शन जो मेनी फोल्ड इंक्रीज हो गया। बहुत ही नेगेटिव उदाहरण है हम लोगों के द्वारा जो हम हिमालय की घाटियों में करते हैं। ये हमारा केदारनाथ का हिस्सा है, केदारनाथ का मंदिर। ये 1882 की पिक्चर है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। आप देखें बहुत शानदार तरीके से आपको मंदिर दिखता है, छोटे छोटे उसमें। एक्सक्यूज मी मैम, प्लीज आप अपनी स्क्रीन दोबारा से प्रेजेंट करिए मैम, डिस्टरबेंस की वजह से स्क्रीन हट गई थी। अच्छा जी मैम, जी मैम। तो ये केदारनाथ की श्राइन है और 1882 की जो पिक्चर है इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुई है उस तरीके की, छोटे छोटे शेल्टर्स बने हुए हैं श्रद्धालुओं के लिए। पीछे आपके पहाड़ हैं, मोरेन्स हैं, एकदम नेचुरल सेटअप वैसा ही है। अब देखिए है आपकी आपदा आने से पहले की पिक्चर, 2013 के पहले की पिक्चर। तो आपका मंदिर तो कहीं छुप गया है, यहाँ पीछे पहाड़ जूं के त्यों है, मोरेन्स यहाँ पे पड़े हुए हैं, अलूवियल फैंस पड़े हैं, लेकिन आपने क्या किया है, बहुत सारी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर दी है, बहुत सारी आपने बिल्डिंग्स खड़ी कर दी है। और फिर से आपने वही गलती की जो आपने लेह में कर रखी थी। आपने जो नेचुरल एक पैसेज था पानी का, सेडिमेंट्स का, उसको आपने ब्लॉक कर दिया है फिर से। और इसमें बहुत सारी बात भी की गई कि यहाँ पे एक झील थी जिसके फटने से कारण तबाही हुई। वो झील इतनी बड़ी नहीं थी जो हम देख के आए कि उसके फटने के कारण इतनी तबाही हुई है क्योंकि आपने आर्टिफिशियल ब्लॉकेड्स मल्टीपल जगह में वैली में क्रिएट कर दिए। मैं उसी की शुरुआत यहाँ से करूंगी। पहले तो आपने सोर्स पे ही क्रिएट कर दिया एक आर्टिफिशियल ब्लॉकेड, और जैसे ही यहाँ पे मलबा और पानी मूव किया, पहला उसको हिंड्रेंस इस टाउनशिप ने दे दिया। और फिर ये जब हिंड्रेंस टूटता है तो फिर से वो फ्लैश फ्लड जैसी स्थिति जनरेट करता है, बहुत सारा मलबा डालता है डाउनस्ट्रीम एरिया में पानी के साथ, और तबाही मचती है। डेथ स्विंग किसी छुपा नहीं है ये। एक और एग्जांपल है जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का है। फिर से ये हमारे हिमाचल और उत्तराखंड जो राज्य हैं इनमें इस तरह की इंटरवेंशन बहुत ज्यादा है। बम्पर टू बम्पर हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हमने बना दिए हैं यहाँ पर। यहाँ पे मैं एक चीज और एम्फेसाइज करना चाहूंगी, मैं विकास विरोधी बातें नहीं कर रही हूँ। हमें हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स भी चाहिए, हमें मकान भी चाहिए, लेकिन वो हमें टेरेन के अनुरूप चाहिए। टेरेन की जो बाउंड्री कंडीशंस हैं, व्हेन आई से बाउंड्री कंडीशंस आई मीन वहां का जो जियोलॉजिकल सेटअप है, किस तरह का पत्थर है, किस तरह का मिट्टी है, मलबा है वहां पे, किस तरह का क्लाइमेट है, किस तरह के पेड़ वहां उगते हैं, इन सब चीजों को, किस तरह के लोग वहां पे हैं, उन लोगों की खुद की जरूरतें क्या है, जब तक आप इन सब चीजों को कंसिडरेशन में नहीं लेके आएंगे और आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है इन चीजों को ध्यान में रखते हुए नहीं करेंगे, ना तो वो लोगों के लिए अच्छा होगा, ना ही आपके मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए। ये विष्णु पावर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, बद्रीनाथ से आई थिंक 10 किलोमीटर नीचे होगा डाउन स्ट्रीम में। आपने यहाँ पे बहुत खूबसूरत सा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना दिया। अभी तो आपको 2013 की आपदा से पहले घने जंगल दिख रहे हैं। कोई इमेजिन नहीं कर सकता ये डिस्ट्रॉय होगा 2013 की आपदा में और कुछ ऐसा दिखेगा। पूरा तहस नहस कर दिया नदी ने इस प्रोजेक्ट को। और 2017 में हम फिर से गए थे वहां पे। आज भी ये घाटी रिकवर नहीं कर पाई है उस इवेंट से। 4-5 साल हो चुके थे उस टाइम पे। तो ये छोटा सा गड्ढा बचा है उसके रेजर्वोयर के नाम पे। यहाँ पे सेडिमेंट फिलअप होता है, इसको ये बुलडोजर और क्रेन लगा के हटाते हैं, थोड़ा बहुत प्रोडक्शन करते हैं। तो अपने बहुत ही नॉमिनल कैपेसिटी पे ये फंक्शनल है, और मुझे नहीं पता आज के टाइम में कितना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस भी कर रहा है। और ये डिस्ट्रक्शन जो है ये कोई बड़ी नदी ने नहीं की थी। आप में से आई थिंक बहुत लोग जानते भी होंगे, आप इसी एरिया से हैं। खीरो गंगा या खीरो जो नदी थी वो बहुत ही छोटी ग्लेशियल फेड स्ट्रीम है। ये उसकी स्वरूप था 2013 की आपदा से पहले। और ये देखिए आपदा के बाद इसका क्या विकराल रूप बना है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस खीरो घाटी में ग्लेशियर्स द्वारा छोड़ा गया सेडिमेंट है। जैसे मैंने आपको मोरेन्स दिखाए थे, या इसमें अलूवियल फैंस हैं जो स्लोप से टूटते हुए पत्थर हैं वो फैन का रूप लेते हैं। उस तरह का सेडिमेंट स्टोर्ड है, सिक्वेस्टर्ड है। अब उसे क्या चाहिए था? उसे एक ट्रिगर चाहिए था मोबिलाइज करने के लिए, जो 2000 का जो 16-17 की बारिश थी उसने उसको दिया। तो उस बारिश में ये जो
बहुत सारा पाइल्स ऑफ सेडिमेंट्स था, ये मोबिलाइज होता है, इसको ऑब्स्ट्रक्शन आपने दे दी बैराज के फॉर्म में, एक आर्टिफिशियल डैम आपने क्रिएट किया। जब इस सेडिमेंट और पानी ने उस डैम तोड़ा, पल्सेस ऑफ फ्लड छोड़ा, तो डाउनस्ट्रीम में उसने जो तबाही मचाई उसका मैग्नीट्यूड बहुत टाइम्स बढ़ा दिया हमने। हाँ, ये बिल्कुल नेचुरल फिनोमेना था, एक्सट्रीम प्रेसिपिटेशन थी, लेकिन आपने अपने अनप्लान्ड अनसाइंटिफिक इंटरवेंशन के कारण उसके डिस्ट्रक्शन का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा हाई कर दिया। और इसका एग्जाम्पल श्रीनगर टाउन को भी देखने को मिला। ये डॉक्टर ज्वाल काफी इलैबोरेट में डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं ज्यादा यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगी। यहाँ पे जो प्रोफेसर सुंदरयाल हैं गढ़वाल यूनिवर्सिटी में, उन्होंने ये साबित किया जियोकेमिकल फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा कि जब आपने हाइड्रो पावर कंस्ट्रक्शन की और मक डंप किया रिवर वैलीज के अलॉन्ग साइड। कोई परिचित है, वो लेडी को जुकाम हुआ था, वो गांव में घूम रहे थे, उठा के ले गए 10 दिन तक हॉस्पिटल में, पर प्लीज दवा में कोई देखने आया। ब्रिजेश्वर प्लीज अपने आप को म्यूट करिए। ब्रिजेश्वर ओली, हाँ बस इसको कॉपी कर लो। इसी ब्रिजेश्वर ओली प्लीज अपने आप को म्यूट करिए। अच्छा, इनका तो पैसा आ रहा है ना, उस चक्कर में ये लोग बार-बार परेशान। तो जियोकेमिकल फिंगरप्रिंटिंग द्वारा इन्होंने ये भी बताया कि जो मक डंप हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स ने कर रखा था नदी के किनारे, वो मोबिलाइज हुआ 2013 की आपदा में, और उसने जितनी भी तबाही मचाई लोअर श्रीनगर टाउन में, उसके लिए एक अगेन मैनमेड एम्प्लीफिकेशन आपकी कर दी। तो ये भी एक बहुत ही नेगेटिव एग्जांपल्स हैं, ये हम लोग कितने अनसाइंटिफिक तरीके से इंटरवीन करते हैं। और इसका एक और इफेक्ट होता है जब आप पानी में सेडिमेंट की क्वांटिटी बढ़ा देते हैं। एक तो नेचुरल सेडिमेंट आ गया जो आपके हिमोडो या मोरेन्स द्वारा छोड़ा गया है, लुगल फैंस द्वारा छोड़ा गया है, और दूसरा आर्टिफिशियली आपने उस सेडिमेंट में एडिशन कर दिया जो आप डंप कर रहे हैं किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी के तहत, चाहे वो मेगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हो, चाहे रोड बिल्डिंग की एक्टिविटीज हो, आपने नदी में वो सेडिमेंट डाल दिया। तो आप क्या करते हैं, सेडिमेंट जब आप नदी में सेडिमेंट वाटर रेशियो को एनहांस करते हैं, तो उसकी जो इरोसिव कैपेसिटी है, उसकी काटने की क्षमता है, उसको आप बढ़ा देते हैं। तो वो क्या करती है, ये श्रीनगर यूनिवर्सिटी का कैंपस है, आधा तो ये चला गया इसका ग्राउंड 2013 की आपदा में, और अभी भी ये खतरे में बना हुआ है क्योंकि आपने नदी में इतना सेडिमेंट डाल दिया, उसकी इरोसिव कैपेसिटी को इतना बढ़ा दिया कि उसने अपने जो नेचुरल बैंक्स थे जो 10,000 20,000 सालों से स्टेबल थे, उसमें कोई कटान नहीं हुआ था, उसको भी उसने काटना शुरू कर दिया। तो आपने नेचुरल सिस्टम को भी पर्टर्ब कर दिया, जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम है टेरेन का, उसको भी आपने पर्टर्ब कर दिया। और इस कटान के कारण आपको सबसाइडिंग देखने को मिलती है। ये गंगोत्री की तरफ आप जाते हैं, भटवारी गांव, ये उसका दृश्य है। और यहाँ पे अब एक आई थिंक 2020 में ही वो पेपर पब्लिश हुआ है जीपीएस सर्वे द्वारा, और ये बताते हैं कि जो सबसिडेंस है, जो जमीन धस रही है, उसका रेट 15 मिलीमीटर पर ईयर है। और ये भी इन्हीं कारणों के द्वारा है, टो कटिंग जो आपका रिवर कर रही है अपने बैंक्स का, उसके कारण आप जो गांव हैं जो उसके पहुंच से ऊपर हैं, उनको भी आप अफेक्ट कर रहे हैं। हम लोगों ने एक और अध्ययन करना चाहा इन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, क्योंकि हिमाचल और उत्तराखंड में बम्पर टू बम्पर ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बने हैं, तो इनका क्या इफेक्ट होता है एनवायरमेंट के ऊपर, उसके ऊपर इस तरह की कोई क्वांटिफाइड स्टडीज नहीं थी। तो हम अपनी समझदारी जो हमारी बनी उससे हमने एनालाइज करने की कोशिश की और कंपेयर किया टिहरी डैम को, जो एक बड़ा प्रोजेक्ट है, और एक और डैम जो प्रपोज्ड है उत्तराखंड में, वो पंचेश्वर डैम है। तो अगर ये डैम बनता है तो हम किन खतरों से या किन समस्याओं से हमें जूझने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो उसमें से एक सबसे बड़ी बात आती है रिजर्वायर ड्रॉडाउन इफेक्ट की। रिजर्वायर ड्रॉडाउन इफेक्ट क्या है, इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है, ये टिहरी डैम का रिजर्वायर है और ये वहां का उसके किनारे की जमीन है। स्केल के लिए एक आदमी खड़ा हुआ है ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए कितना बड़ा हिस्सा है जमीन का। और ये जो आपको लाइंस इस पे दिख रही हैं, ये जो मार्किंग्स आपको दिख रही हैं, ये बनी है डैम का जो पानी है वो फ्लक्चुएट करता है, ऊपर नीचे जाता है, और उसके कारण ये जो लाइन है वो अंकित हो चुकी है जमीन के ऊपर। तो जब पानी घटता और बढ़ता है, कैपिलरी एक्शन होता है पानी का, और उसके कारण जो जमीन है वो आपकी डिस्टेबलाइज होती है, उसमें आप कभी पानी छोड़ रहे हैं, कभी घटा रहे हैं, और इसके कारण जो है बहुत सारी फ्रेश लैंडस्लाइड्स जनरेट हुई हैं रिजर्वायर के रिम पर, जो इनका एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव इफेक्ट है। और
जो गांव इसके ऊपर बसे हुए हैं, रेजर्वायर रिम के ऊपर जो बसे हुए हैं, जो अदरवाइज तो पानी में नहीं डूबे, इनको कोई कॉम्पनसेशन भी नहीं मिला इस कारण, लेकिन इस इनस्टेबिलिटी ऑफ टेरेन के कारण आप देख सकते हैं उनके घरों में किस तरीके की दरारें आई हैं। डिस्प्लेसमेंट जो है, दरारें जो बनी हैं जमीन में, उसको आप कंपेयर कर सकते हैं अर्थक्वेक्स में, मेगा अर्थक्वेक्स के कारण ऐसी दरारें बनती हैं। तो हमने जो टेरेन है उस हेलो मैम। जी अभी प्रेजेंटेशन दिख रही है? नहीं जी मैम, बीच में आवाज आनी बंद हो गई थी मैम, प्लीज कंटिन्यू। ओके, तो टीरी डैम का मैं बात करी थी, रेजर्वायर ड्रॉ डाउन इफेक्ट आप लोग सुन पाए या नहीं? जी मैम सुन पा रहे मैम। अच्छा ठीक है। तो दूसरी चीज मैं कोलैटरल डैमेज की बात कर रही थी, रेजर्वायर ड्रॉ डाउन इफेक्ट के कारण, क्योंकि आपने टेरेन को इतना अनस्टेबल कर दिया, स्लोप्स हमारे पहले ही फ्रजाइल है, क्योंकि हमारा जो माउंटेन है वो बहुत यंग है, उसको आपने और एक समस्या दे दी जूझने के लिए, रेजर्वायर ड्रॉ डाउन इफेक्ट। उसके कारण जो उसके ऊपर गांव बसे हैं उनको आपने और ज्यादा वनरेबल कर दिया, उनके घर आप तोड़ रहे हैं। इसके लिए टर्म है एक्चुअली साइंटिफिक जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग में, कोलैटरल डैमेज इसको कहा जाता है। और ये इन लोगों को कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए क्योंकि आपने इनके घर बर्बाद किए, लेकिन इस तरीका का कोई प्रावधान नहीं है अभी तक, जो बहुत ही दुख की बात है। हम लोगों को आई थिंक कि कहीं ना कहीं किसी न किसी मंच पे ये चीजें उठानी चाहिए। अब बात करते हैं चार धाम परियोजना की। आप लोग तो वहां पे इसको झेल रहे हैं, हम लोग दूर बैठे, और कभी कभी जब हम उत्तराखंड आते हैं या हिमाचल जाते हैं तो सामना होता है इन चीजों का। तो ये एक लेटेस्ट एग्जांपल है हमारे अनमाइंडफुल इंटरवेंशन का टेरेन के साथ में। अगेन मैं यहाँ पे ये एम्फसाइज करूंगी, सड़कें हमको चाहिए, उनकी बहुत इंपॉर्टेंस है, चाहे वो लोकल इकोनॉमी के संदर्भ में हो या फिर सिक्योरिटी रीजंस की हम बात करते हैं, लेकिन हमें किस तरह की सड़कें चाहिए? क्या हिमालय में 30-30 मीटर का कटान, 20-20 मीटर का कटान, 10-10 मीटर चौड़ी सड़कें जस्टिफाइड हैं? क्या उनकी जरूरत है? शायद नहीं। और इसके ऊपर जिसमें डॉक्टर ज्वाल भी मेंबर थे और डॉक्टर रवि चोपड़ा उस कमेटी के चेयरमैन थे, ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक कॉन्स्टिट्यूटेड कमेटी थी, उसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स थे। तो बहुत साइंटिफिक तरीके से इन वैज्ञानिकों ने अपना तर्क रखा कि क्यों इतना ज्यादा कटान जो है पहाड़ों का वो ऑप्टिमल नहीं है। ऑप्टिमल विड्थ क्या होनी चाहिए जहां पर आप कम से कम डिस्ट्रक्शन कर सके, कम से कम छेड़खानी कर सके और मैक्सिमम बेनिफिट ड्रॉ कर सकते हैं। वो ऑप्टिमल विड्थ क्या है हमारे पहाड़ों के लिए? ये मैं आपको एक गूगल इमेजरी दिखा रही हूँ, जो धरासू से यमुनोत्री वाला स्ट्रेच है। आप देखें कटान ने ये तो काटा ही स्लोप फेलियर, अब आपने स्लोप्स को डिस्टेबलाइज कर दिया, तो ये ऊपर की जो जमीन है, ऊपर के जंगल है, इसके कारण जो डैमेज हुआ ये अनअकाउंटेड फॉर है। मतलब एक तो है कि आपने प्लान तरीके से इतना आपको काटा नहीं है, उसके कारण ये अनप्लान्ड डैमेज हुआ है। और फिर आपने मक डिस्पोजल के लिए क्या किया? आपने इसको सीधा घाटी में डाल दिया, उसके कारण जितना यहाँ ग्रीन कवर था आपने वो भी डिस्ट्रॉय कर दिया। यहाँ कोई झरने रहे होंगे, छोटी स्प्रिंग्स रही होंगी, वो भी आपने डिस्ट्रॉय कर दी। ये कौन सा डेवलपमेंट हो रहा है? ये कौन सा हम किसका विकास कर रहे हैं? कौन सी ऑल वेदर रोड बना रहे हैं हम? ये उस रिपोर्ट है, आई थिंक ये नेट पे अवेलेबल है, इसका पीडीएफ भी। अब आप इसके थ्रू अगर पढ़ेंगे तो बहुत ही दुखद मैं बोलूंगी, मुझे बहुत दुख हुआ इसको पढ़ के, जिस तरीके से ओवरलुक किया गया है। हमारे पास लॉज एग्जिस्टिंग है, हमारे पास कुछ मैकेनिज्म्स हैं, हमारे पास गाइडलाइंस हैं कि किस तरीके से अगर आपको कुछ भी वहां पे कार्य करना है तो आपको किस वे में प्रोसीड करना है। एक के बाद एक सबकी धज्जियां उड़ाई गई हैं। सबसे बड़ा जो मैं बात करना चाहूंगी वो है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, जिसको हम EIA कहते हैं। 2006 में लास्ट अमेंडमेंट हुई थी, अभी 2020 में इन्होंने एक ड्राफ्ट निकाला था जिसका बहुत विरोध किया है सभी लोगों ने, उसमें बहुत सारा क्योंकि डाइल्यूजन था। तो EIA का एक प्रोविजन है कि जो एनवायरमेंटल की दृष्टि से, एनवायरमेंट की दृष्टि से बहुत ही सेंसिटिव टेरेन है, उसमें उसका आप इवैल्यूएशन कीजिए, असेसमेंट कीजिए कि किस तरीके से आपको उसमें इंटरवीन करना है। अगर आपको सड़क बनानी है तो आपको कितनी कटान चाहिए, वहां पे आप क्या लूज करोगे, कितना आपके फॉरेस्ट कवर जाएगा, वहां पे
जीव जंतु रहते हैं, वहां पे इंसान रहते हैं, गांव है लोगों के, उन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कुछ भी असेसमेंट नहीं की गई, क्योंकि ये 100 किलोमीटर ये 900 किलोमीटर की परियोजना थी, लंबी रोड बननी थी। और EIA का रूल कहता है कि अगर आपका 100 किलोमीटर से छोटा स्ट्रेच है, अगर मुझे 100 किलोमीटर से कम लंबी सड़क बनानी है तो मुझे EIA की जरूरत नहीं है। चलाकी देखिए क्या किया गया कि इस 900 किलोमीटर लंबी परियोजना को 53 पार्ट्स में तोड़ दिया गया, ताकि लेंथ ऑफ रोड लेस देन 100 किलोमीटर आए। है तो एक ही परियोजना, लेकिन आपने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, EIA को आपने इवेड कर दिया और अंधाधुन तरीके से वहां पे कटान हुआ है। आप लोग तो आई थिंक इसका कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, पर मैं फिर भी यहाँ पे फोटोग्राफ्स दिखा रही हूँ। नदी में सीधा आपने सेडिमेंट डाल दिया है, बिल्कुल डंप कर दिया। और हम डिस्कस कर चुके हैं कि नदी में जैसे ही आप सेडिमेंट की क्वांटिटी बढ़ाते हैं, कैसे उसका टो इरोजन की कैपेसिटी बढ़ती है, कैसे आप फ्लड्स का मैग्नीट्यूड को और ज्यादा आमंत्रित करते हैं। अगर खुदा ना खास्ता यहाँ पे कहीं इस तरीके का एक्सट्रीम प्रेसिपिटेशन इवेंट हो जाता है इन दिनों, तो आप इमेजिन कर सकते हैं किस तरीके की डिस्ट्रक्शन होगी। ये सारा जो मलबा पड़ा हुआ है नदी के अंदर, आपने फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय कर दिए, प्रिस्टीन फॉरेस्ट, कटान तो कटान, लेकिन आपने जो डंप कर दिया है ग्रीन कवर के ऊपर, उससे हमारे जंगल चले गए हैं। तो ये किस तरीके की डेवलपमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने इन सारी बातों का आई थिंक उन्होंने बहुत ही संज्ञान लिया है इन साइंटिफिक आर्ग्यूमेंट्स को। मैं बार बार स्ट्रेस करूं कि साइंटिफिक आर्ग्यूमेंट्स को उन लोगों ने प्रेफरेंस दी है, माना है कि जो हमारी रोड की ऑप्टिमल विड्थ है वो हमें यहाँ पे कोई 12 मीटर चौड़ी रोड नहीं चाहिए। आप इंटरमीडिएट विड्थ बनाइए जिसमें 5.5 मीटर का टार्ड सरफेस हो और कुछ कच्चे आप शोल्डर्स छोड़िए, उतना हमारे उससे हम एनवायरमेंटल डैमेज भी मिनिमाइज करेंगे, उससे हमारे लोकल लोगों की भी जरूरतें पूरी होंगी और बॉर्डर सिक्योरिटी की भी जरूरतें पूरी होगी। ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है और मैं एटलीस्ट हमारी डिस्ट्रक्शन तो काफी हो चुकी है, लेकिन कम से कम फ्यूचर में एक गाइडलाइन, एक जजमेंट हमारे पास ठोस रूप में मौजूद है। तो मैं समअप करना चाहूंगी और होप करती हूँ कि मैं ये बता पाई कि हिमालय जो है वो हम सभी की धरोहर है, इक्वल। एक यूनिक टेरेन है, इसका क्लाइमेट यूनिक है, इकोलॉजी यूनिक है। यहाँ पे छोटे छोटे जो हमारे कम्युनिटीज हैं, कल्चरली वो कितनी रिच है, डिस्टिंक्ट है। डिजास्टर्स की जहां तक बात करें, वो इनहेरेंट है इस टेरेन में। लैंडस्लाइड्स, फ्लड्स ये होते ही रहने हैं, प्रेसिपिटेशन इवेंट्स वो भी होंगे, और ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये और ज्यादा प्रेडिक्शन है कि इस तरीके के इवेंट्स और ज्यादा होंगे फ्यूचर में। लेकिन जरूरत क्या है? जरूरत ये है कि इन सारी चीजों को समझते हुए हम कुछ भी इंटरवेंशन अगर इस पे करते हैं, उसका वैज्ञानिक कोई बेस हो, माइंडफुल इंटरैक्शन हो। ये नहीं कि आप अंधाधुंध अनसाइंटिफिक तरीके से जो आपका मन आए वो आप करें। मिनिमम टेम्परिंग इस टेरेन की होनी चाहिए। उससे भी ज्यादा यहाँ के जो लोग हैं, कम्युनिटीज हैं जो ऑलरेडी यहाँ रह रहे हैं, उनको कॉन्फिडेंस में लेके कुछ भी इंटरवेंशन हो इस स्केल की, उसकी हमें जरूरत है। अदरवाइज हम देख चुके हैं 2010 में लेह का एग्जांपल ले लीजिए, 13 में आप उत्तराखंड का एग्जांपल ले लीजिए, किस तरीके की तबाही हुई है। नेचर अपना कोर्स लेगी, वो आपको बख्शेगी नहीं अगर आप इस तरीके से उसकी डिसरिस्पेक्ट करेंगे। तो द मैसेज इज आई थिंक द हिमालयाज दे मस्ट बी प्रोटेक्टेड, क्योंकि हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम अपनी फ्यूचर जनरेशंस को ऐसे रोता हुआ देखना चाहते हैं जो त्रस्त है, ग्रसित है, या फिर हम एक उसे कॉन्फिडेंट भविष्य देना चाहते हैं जो सुख और समृद्धि से संपन्न है। थैंक यू वेरी मच।